हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 6 का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ेंगे, जो कि कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, मैंने यूनिट 6 के लगभग सभी टॉपिक पर वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ आईएमपी फैक्टर को पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला फैक्ट है, संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 124 में किया गया है। आईएमपी फैक्ट है, जिसे याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में किया गया है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, जिसका नाम संघ दिया गया है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय के भाग 5 का नाम संघ है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की न्यायपालिका एकहरी और एकीकृत है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, शक्तियाँ और विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर है भारतीय संसद को है। याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना या उसके गठन से संबंधित या उसकी शक्तियों या विधि अर्थात कानून निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये भारतीय संसद को है। आगे देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई है। जबकि संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है। याद रखिएगा दोस्तों कि किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जबकि संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो ये वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, जिनका पूरा नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो सबसे कम समय तक के.एन. सिंह है, जिनका पूरा नाम कमल नारायण सिंह है। ये केवल 17 दिन तक रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। वहीं प्रथम महिला न्यायाधीश, तो प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा फातिमा बी। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमणा, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है, जिनका पूरा नाम भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 143 के तहत बताया गया है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बताया गया है? तो अनुच्छेद 143 में। आगे देखते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद करती है, ना कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। किस अनुच्छेद के तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 129 के तहत। यह बहुत ही आईएमपी है, इसे याद रखिएगा। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस वाद मामले में की थी या किस वाद या मामले में की थी? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में की थी। यह आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद। जनहित याचिका, जिसे पीआईएल कहा जाता है, जनहित याचिका लाया गया था तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे, सन 1985 में। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय।
आगे देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 137 में है। दोस्तों यह पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार का अधिकार दिया गया है। न्यायालय की अवमानना संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 129 में है, याद रखिएगा। इसमें अभिलेख न्यायालय का अनुच्छेद भी इसी में वर्णित है। अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में भी अनुच्छेद 129 में कहा गया है, वहीं न्यायालय की अवमानना संबंधी उल्लेख भी अनुच्छेद 129 में है। आगे देखते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक कौन कहलाता है? ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। वहीं आपको एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि संविधान, दूसरे पे सर्वोच्च न्यायालय, तीसरे पे राष्ट्रपति और चौथे पे प्रधानमंत्री। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी राज्यों के हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर संसद के पास होता है। इसमें भी आपको एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, संविधान, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, बट इसका सही आंसर संसद होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक के सभी आईएमपी फैक्टों को शामिल किया है, जो कि अब तक कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखिएगा, जिसमें आपको शॉर्ट्स जीके ट्रिक्स मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। थैंक यू।